नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय पाठ क्रमांक 12 सपूत इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, सपूत ये जो पाठ है ये एक कहानी है। तो सपूत इस शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, अच्छा पुत्र। बच्चों, इस पाठ में हमें एक सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है, यह संदेश इस पाठ से हमें दिया गया है। तो इस कहानी में हमें ऐसे ही एक पुत्र के बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कहानी है। तो बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। तो बहुत पुरानी की ये बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। तो ये फुलेरा नामक एक जो गांव था वह बहुत आदर्श था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। तो देखिए, फुलेरा नामक जो गांव था वह गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में यानी कि मोहल्लों में जो रास्ते होते सड़कें होती है उस पर नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। हर रोज़ नालियाँ साफ़ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर का आंगन सुंदर रखा जाता था। तो लिपाई पुताई यानी कि क्या? लिपाई यानी कि जो गोबर होता है तो उस गोबर से ज़मीन को लिपने का काम करना यानी कि लिपाई करना। और पुताई यानी कि क्या? तो दीवारों को चूने से पोतना। तो लिपाई पुताई करके घर का आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो इस गांव में बहुत पेड़ पौधे थे। गांव में पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआं था। इसलिए उस कुएं का पानी निर्मल रहने के लिए, निर्मल यानी कि साफ रहने के लिए वहाँ पर आवश्यक सावधानियाँ बरती जाती थी, आवश्यक सावधानियाँ ली जाती थी। और उस कुएं का आजू बाजू का जो परिसर होता है उसे हम कहते हैं पनघट। तो वह जो पनघट जो होता है वो पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो उस कुएं के आजू बाजू का जो परिसर होता है वो स्वच्छ था। आजकल हम देखते हैं कि गांव में जो कुएं होते हैं तो उसके आजू बाजू के परिसर में हम क्या करते हैं? गाड़ियाँ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। इसलिए वहाँ पर गंदगी दिखाई देती है। लेकिन एक फुलेरा जो नामक का जो गांव था वो बहुत आदर्श था, चारों तरफ स्वच्छता थी। तो पनघट स्वच्छ था। आगे देखिए क्या होता है। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो पनघट पर, हमें नीचे में चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए। तो पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही है। वे अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। तो क्या कर रही थी? अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। लाडला यानी क्या? पुत्र या फिर बेटा। तो वो तीनों स्त्रियां क्या कर रही थी? वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। बखान करना यानी कि क्या? प्रशंसा करना। तो वो स्त्रियां आपस में बात करते हुए वे क्या कर रही थी? तो अपने बेटों की गुणों की वह प्रशंसा कर रही थी। तो पहली स्त्री क्या कहती? देखिए, एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो देखिए, पहली स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में प्रशंसा करते हुए क्या कहा कि अरे बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है तो चारों तरफ उसकी धूम मची हुई है। तो पहली स्त्री का जो बेटा था वो बहुत विद्वान था। वह शहर से पढ़कर आया था।
और चारों ओर उसकी धूम मची हुई थी। धूम मचने यानी क्या, चर्चा होना। तो गांव में उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी कि पुस्तक। वह बड़े बड़े पुस्तक पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों को बातें उसे पता रहती है। तो पहली स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में प्रशंसा करते हुए ये सब कहा। अभी दूसरी स्त्री क्या कहती है, देखिए। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोकर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो देखिए, तो पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में जो प्रशंसा की थी, तो उसका उत्तर देते हुए दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में वह भी बखान कर रही है, वह भी प्रशंसा कर रही है। तो दूसरी स्त्री ने झट से आगे बढ़कर क्या कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो इस 10-5 गाँवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी कि पहलवान। तो आसपास के 10-5 गाँवों में भी मेरे बेटे जैसा बलवान नहीं देखने को मिलेगा। वह क्या करता है, तो वह 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। जब वह अखाड़े में ताल ठोकर उतरता है, ताल ठोकर उतरने ने क्या, तो कुश्ती के लिए ललकारना। तो जब वह मैदान में अखाड़े में जब वो उतरता है, तब उसका मुकाबला करने के लिए बड़े से बड़े पहलवान डरते हैं, घबराते हैं। ऐसा मेरा सपूत है। ऐसा दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। आगे देखिए क्या होता है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो देखिए, अब तीसरी स्त्री की बारी थी। तो दोनों स्त्रियों ने उसकी चुप्पी पर कहा कि अरे तुम क्यों चुप हो? तो वह क्या कहती है, देखिए, तुम्हारा लड़का क्या कपूत निकला क्या? तो तीसरी स्त्री ने बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो देखिए, अब तीसरी स्त्री की बारी थी, लेकिन तीसरी जो स्त्री वो चुप थी। तो इस पर दोनों स्त्रियों ने कहा, बहन, तुम क्यों चुप हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी कि क्या, बुरा लड़का, बुरा पुत्र निकला। इस पर तीसरी स्त्री ने बिना किसी जोश यानी कि उत्साह या फिर गर्व से बोली। गर्व यानी क्या, अभिमान से बोली वह, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, लेकिन मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। लाल यानी क्या, लाल यानी क्या, पुत्र, लड़का। तो मेरा पुत्र मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। तो देखिए, तीसरी स्त्री का लड़का क्या करता है, तो वह किसान है। पहली स्त्री का लड़का विद्वान था, दूसरी स्त्री का लड़का पहलवान था, बलवान था। तो और तीसरी स्त्री का लड़का एक सीधे साधे स्वभाव का किसान था। वह क्या करता है, तो दिन भर खेत में जुटा रहता है और शाम को जब घर पर आता है तब घर का भी काम कर लेता है। आज मैंने उसे बहुत कहा, बहुत सुनाया उसे, तब जाकर वह मेला देखने के लिए गया है और इसलिए आज मुझे पानी भरने आना पड़ा। यानी कि क्या, तो तीसरी स्त्री का लड़का क्या करता था, तो वह किसान था। वह दिन भर खेती का काम किया करता था और जब रात में आता था घर पर तो घर का भी काम कर लेता था। और आज मैंने उसे बहुत कहा, सुनाया, तो वह अब जाकर वह मेला देखने के लिए गया है।
इसलिए मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा। यानी कि हर रोज़ तीसरी स्त्री का बेटा ही पानी भरने के लिए आता था। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। तो देखिए, तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा लेकर आगे चल पड़ी, घर की ओर चल पड़ी। अभी वह वहाँ से पनघट पर से 2-4 कदम ही आगे चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो वहाँ पर पहली स्त्री का बेटा आ गया, वो विद्वान था। तो उसने अपनी माँ से क्या कहा कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान यानी क्या, भाषण। तो मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तो अपनी वह माँ के पास आ गया और उसने अपनी माँ से क्या कहा कि आज मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और भोजन भी मैं वही करूँगा। ऐसा कहकर वह तेज़ी से वहाँ से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी कर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तो देखिए, अभी दूसरी स्त्री का भी लड़का वहाँ पर आ गया। दूसरी स्त्री का लड़का क्या करता था, तो वो पहलवान था। ठीक है, तो एक हाथी की तरह, एक मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ वहाँ पर आ गया। उसने अपनी माँ से क्या कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा है। दंगल यानी क्या, कुश्ती। नामी यानी क्या, मशहूर। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा है। पछाड़ा यानी क्या, हराया है। तो तुम पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए, इसने अपनी माँ की मदद की क्या? अपनी माँ के सिर पर जो बोझ था, घड़ा था पानी का, उसने अपने सिर पर लिया क्या? नहीं। पहली स्त्री का भी बेटा वहाँ से चला गया। पहली स्त्री के बेटे ने भी अपनी माँ की मदद नहीं की। दूसरी स्त्री का बेटा वहाँ पर आ गया, उसने भी अपनी माँ की मदद नहीं की, बल्कि उसे क्या कह दिया कि तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वो घर की ओर चला गया। ठीक है, तो अंत में देखिए क्या होता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो देखिए, पहली स्त्री का भी लड़का वहाँ पर आ गया। उसने भी घड़ा नहीं लिया अपनी माँ के पास से। दूसरी स्त्री के भी लड़के ने भी अपनी माँ के पास से घड़ा नहीं लिया। लेकिन तीसरी स्त्री का जब लड़का वहाँ पर आता है, तो उसने सबसे पहले क्या किया, तो अपने माँ के सिर पर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अपनी माँ से क्या कहा उसने, माँ, तुम पानी भरने क्यों चली आई? मैं तो मेला देखकर आ ही रहा था। ऐसा कहकर वह बड़े उत्साह के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। तो तीसरी स्त्री का लड़के ने वहाँ पर आकर अपने सिर पर, माँ के सिर पर जो बोझ था पानी के घड़े का, तो वह देखकर उसने क्या किया, वह सब बोझ, वह घड़ा अपने सिर पर रख लिया और उत्साह के साथ उसने अपनी माँ से क्या कहा कि तुम क्यों चले पानी भरने के लिए? मैं आ ही रहा था। यानी कि उसने अपनी माँ की मदद की और वह घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। तो यह सब देखकर जो पहली और जो दूसरी स्त्री थी, इन दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानी क्या, शर्म। तो शर्म के कारण इन दोनों की स्त्रियों के सिर झुक गए। उन्हें क्यों शर्म आने लगी? तो पहली और दूसरी स्त्री के भी लड़के वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की मदद नहीं की। वे वहाँ से अपनी माँ को ही काम बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन तीसरी स्त्री का बेटा वहाँ पर आया और उसने अपनी माँ की मदद की।
तो ये सब देखकर उन्हें शर्म आने लगी। उन्हें बोध हो गया, बोध यानी क्या, ज्ञान। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो वे अभी उनकी पहली और दूसरी स्त्री का सिर तो शर्म के कारण झुक गया था। उन्हें ज्ञान हो गया, उन्हें बोध हो गया। क्या बोध हो गया उन्हें? तो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो अपने पास कितना भी ज्ञान हो, अपने पास कितना भी बल हो, यदि हमें हमारे कर्तव्य और सेवा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये सब हमारे पास का ज्ञान बल ये कुछ काम के नहीं है, ये सब अधूरे हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे क्या कर्तव्य है, हमें सेवा किस तरह करनी चाहिए, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। यदि हमारे पास बल नहीं हो तो भी चलेगा, हमारे पास ज्ञान नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन कर्तव्य ये हमें मालूम होने चाहिए, सेवा के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या बोध मिलता है, या फिर इन दोनों स्त्रियों को क्या बोध हुआ? तो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो मन ही मन में समझ गई कि उन्हें पता चल गया कि सपूत कौन निकला? तो तीसरी स्त्री का बेटा ही सपूत निकला, यानी कि अच्छा लड़का निकला। ठीक है। तो इस पाठ के नीचे हुए जो सवाल है उन सवालों को अपनी कॉपियों में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल क्रमांक 1, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे के बारे में अपने बेटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? तो हमने अभी पाठ में देखा है, तो तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे की कौन कौन सी विशेषता बताई। तो पहली स्त्री ने क्या बताया था? तो मेरा बेटा, मेरा सपूत बहुत विद्वान है। ठीक है। जब से वह शहर से पढ़कर आया है तो चारों तरफ उसकी धूम मची हुई है। वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों के नाम वो देखकर बता देता है, देश विदेश की सभी बातें उसे पता है। ऐसा पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में विशेषता बताई थी। दूसरी स्त्री ने क्या बताई थी विशेषता? तो उसके बेटे जैसा पहलवान बलवान आसपास के 10-5 गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा। वह 500 दंड बैठक हर रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उत्तर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। ऐसा दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में विशेषता बताई थी। और तीसरी स्त्री ने क्या बताई थी विशेषता? तो वह एक सीधे साधा किसान का या फिर सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान था। वह क्या करता था? तो दिन भर खेत में काम करता रहता था और शाम को जब घर पर आता था तो अपनी माँ को सहायता करता था, माँ की मदद करता था। ठीक है। तो वह एक किसान था। तो ऐसी विशेषता तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताई है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए? आपस में चर्चा करो। तो सवाल में हमें क्या कहा गया है? अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो। यदि हमें कोई अच्छा लड़का कहे, अच्छी लड़की कहे, ऐसा आप चाहते हो तो सबसे पहले आप में कौन कौन से गुण आवश्यक है यह आपको सोचना है और अपनी कॉपियों में लिखना है। जैसे कि सबसे आदरपूर्वक या बात करना, सामने वाला छोटा हो बड़ा हो, हमें अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं। सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो आप लिख सकते हो। तो ये दोनों सवाल आपको अपनी कॉपियों में लिखने हैं। ठीक है।